नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जिसमें बता दें कि दिल्ली में लग गया है नाइट कर्फ्यू। किसे मिलेगी छूट और किसे होगी ई पास की जरूरत, विस्तार से जानिए सब कुछ। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। इसका मतलब है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से राजधानी में लागू होगा। नाइट कर्फ्यू में प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट रहेगी, लेकिन इन्हें अपने साथ आई कार्ड लेकर साथ चलना होगा। तो आपको बता दें कि इनके लिए जरूरी होगा ई पास, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के लिए, जो राशन, फल, दूध, मीट, मछली या फिर दवा पहुंचाने वाले होंगे, बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाले लोग, इंटरनेट और केबल से जुड़े लोग, ई कॉमर्स डिलीवरी करने वाले लोग, दवा पहुंचाने वाले लोग, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग। जानिए कैसे बनेगा ई पास। दोस्तों, आपको बता दें कि ई पास बनवाने के लिए आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन भी पास जारी करेगा। डीडीएमए ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कर्फ्यू लोगों की आवाजाही और भीड़ को रोकने के लिए, ना कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए। इसका मतलब यह है कि बैंक्वेट हॉल और होटल आदि में भी किसी भी सभा को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में शादियों और अन्य समारोह में लोगों की संख्या की सीमा 50 है, जबकि अंतिम संस्कार में यह संख्या 20 है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने कई रेस्तरां, क्लबों में छापे मारे और प्रतिष्ठानों के मालिकों सहित 170 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि इन जगहों पर एकत्रित लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले पंजाब में 80% केस यूके वेरिएंट के, आंदोलन के चलते बढ़े मामले। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिन 11 राज्यों की स्थिति की समीक्षा की है, वहां की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। ये 11 राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मैंने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। जो लोग कोविड निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आना है। वैक्सीनेशन को देश में आंदोलन के रूप में विकसित करना है। पंजाब में 80% यूके वेरिएंट के मामले पाए गए, जिनकी पुष्टि जीनोम सेक्वेंसिंग द्वारा की गई थी। वर्धन ने आगे कहा कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि मामलों में अचानक वृद्धि के पीछे भव्य शादियां, स्थानीय निकाय चुनाव, किसान आंदोलन आदि हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई इस वर्चुअल मीटिंग में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में हर्षवर्धन ने कहा, हमारी रिकवरी दर 92.38% है। बढ़ते मामलों के बावजूद देश में मृत्यु दर 1.30% है। सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 20% है और ग्रोथ रेट 8% है। मामलों में 10 गुना वृद्धि हुई है। अगली बड़ी खबर बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है, जिसमें पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा, दीदी जिस दिन तुमने नंदीग्राम में खेला किया, उसी दिन देश को पता चल गया था कि तुम हार चुकी हो। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आज पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी पूछ रही है कि क्या भाजपा कोई भगवान है जो पहले से जानती है कि वो चुनाव जीत रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सामान्य लोग हैं जो जनता की सेवा में लगे रहे। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार को विकास के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ वापस लौटाऊंगा।
उन्होंने आगे कहा कि आपने नंदीग्राम के मतदान केंद्र पर जिस दिन खेला किया था, देश की जनता उसी दिन समझ चुकी थी कि आप हार चुकी हैं। पीएम मोदी बोले, हाल ही में आपने मुस्लिम एकता की बात की और मुस्लिमों से अपील की कि उनका वोट विभाजित नहीं होना चाहिए। यह दर्शाता है कि मुस्लिम वोट बैंक, जिसे आप अपनी ताकत समझ रही थी, वो आपके हाथ से फिसल चुका है। यह दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी हैं। उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी, आपको यह देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि बंगाल में इस बार 80% से ज्यादा मतदाता वोट देने के लिए बाहर निकल रहा है। दीदी, यह निश्चित है कि आप चुनाव हारेंगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत की सख्ती रही बेअसर, सऊदी अरब ने लिया भारत के खिलाफ बड़ा फैसला, चंद दिनों में होगा बड़ा असर। बता दें कि भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच के ताल्लुकात पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं। खासकर कच्चे तेल को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने अब तक कच्चे तेल का उत्पादन ही कम रहा था, जिससे भारत में तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन अब सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, जिसके बाद भारत में तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों को लेकर भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत ने मई महीने में एशिया के लिए भेजे जाने वाले तेल के दामों में इजाफा कर दिया है, जबकि सऊदी अरब ने यूरोप के लिए ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। सऊदी अरब का यह फैसला एशियाई देशों के खिलाफ है, खासकर भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। सऊदी अरब सरकार की तरफ से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ सऊदी अरब ने भारत के सामने साफ कर दिया है कि भारत का दबाव उस पर बेअसर रहेगा और भारत ने सऊदी से तेल खरीदने में जो कटौती की है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि राज ठाकरे के बिगड़े बोल, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लिए प्रवासी मजदूरों पर फोड़ा ठीकरा। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डिजिटल संवाद के बाद राज ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक औद्योगिकीकृत राज्य है, जो अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिकों को आकर्षित करता है। जिन स्थानों से ये श्रमिक आए हैं वहां पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि जो प्रवासी अपने मूल स्थानों पर लौटे हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आपस में दूरी बनाकर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने और जिमों को अपना काम करने देने की मांग की है। सोमवार रात से महाराष्ट्र में लगाई गई नई पाबंदियों का हवाला देते हुए मनसे अध्यक्ष ने कहा कि इस अवधि में दुकानें कम से कम 2-3 दिन खुली रहने दी जानी चाहिए। रविवार को घोषित पाबंदियों के अनुसार महाराष्ट्र में जरूरी सेवा वाली दुकानें, दवा दुकानों और किराना दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार कहती है कि पाबंदियों के दौरान विनिर्माण की अनुमति होगी। यदि दुकान को ही खोलने की अनुमति नहीं होगी तो विनिर्माण गतिविधि को जारी रखने का इजाजत देने का क्या तुक है। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताहों में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। तो अगली बड़ी खबर में बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी, कोरोना वैक्सीन लेने के लिए खत्म की जाए उम्र की सीमा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट दी जाए ताकि ज्यादा सेंटर खोला जा सके। साथ ही वैक्सीन लेने के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र होने की जो बाध्यता है उसे खत्म कर दिया जाए, जिससे हर उम्र के लोगों को टीका लगाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने से नई चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में हमें टीकाकरण अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हमने प्रधानमंत्री से टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट और टीकाकरण की उम्र सीमा बाध्यता हटाने की मांग की है। अगर नए सेंटर खोलने के नियमों को आसान किया जाता है और सभी को टीका लगाने की इजाजत दी जाती है तो दिल्ली सरकार सभी दिल्ली वासियों को 3 महीने के अंदर टीका लगा सकती है। देश में कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसमें 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। मार्च के बाद जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद यह मांग लगातार उठ रही है कि सभी उम्र के लोगों को जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन दी जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए केंद्र सरकार आयु सीमा हटाकर सभी के वैक्सीनेशन की अनुमति दे।
दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि ममता बनर्जी की ललकार, आज एक पैर पर बंगाल जीतूंगी, कल दोनों पैर पर दिल्ली। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव के बाद मंगलवार को तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। अभी तक कुल 60 सीटों पर हो चुके मतदान के बाद तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चुनाव में नंदीग्राम सहित कई इलाकों में हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने बाकी बचे चरणों को लेकर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बीच मतदान से एक दिन पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। हुगली के देवबंदपुर में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा वालों, क्या आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार नहीं खोज सकते? उनके पास अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए या तो टीएमसी से लोग उधार लिए हैं या फिर सीपीएम से। वो लोग पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। जो लोग ठीक से सोनार बांग्ला नहीं बोल सकते वो बंगाल पर शासन क्या करेंगे? मैं आज एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और कल दोनों पैर पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। पश्चिम बंगाल में लंबे चुनाव को लेकर भी ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव को 8 चरणों में बांटने की क्या जरूरत थी। भाजपा मंडल के कहने पर चुनाव को लंबा खींचा गया है। कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखते हुए क्या चुनाव आयोग को बंगाल में थोड़े समय में चुनाव नहीं कराना चाहिए था? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब 6 चरणों का चुनाव बचा है। इनमें तीसरे चरण के तहत 6 अप्रैल, चौथे चरण के तहत 10 अप्रैल, 5वें चरण के तहत 17 अप्रैल और 6वें चरण के तहत 22 अप्रैल, 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल और 8वें चरण के तहत 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें बता दें कि उन्होंने कहा कि केरल के लोग विभाजनकारी ताकतों को हराएं और अधिनायकवादी नेताओं को खारिज करें। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केरल के लोगों से राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही आह्वान किया कि वो समाज को बांट रही ताकतों को पराजित करे और अधिनायकवादी नेताओं को खारिज करे। केरल में सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। मुख्य मुकाबला और यूडीएफ और सत्तारूढ़ एलडीएफ के बीच माना जा रहा है। सोनिया ने एक बयान में कहा कि मुझे विश्वास है कि 6 अप्रैल को आप लोग उन ताकतों को खारिज करेंगे जो हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने और बांटने के अलावा कुछ नहीं जानती। मुझे भरोसा है कि आप अधिनायकवादी और तानाशाही नेतृत्व को खारिज करेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस एवं यूडीएफ में विश्वास व्यक्त करेंगे। उन्होंने केरल की जनता का आह्वान किया, केरल में यूडीएफ को वोट देकर आप कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस ही उन विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला कर सकती है जो भारत को नष्ट कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर यूडीएफ चुनाव जीतता है तो केरल में न्याय योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर गरीब परिवार को प्रति आय निश्चित राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूडीएफ को वोट देने से केरल एक बार फिर से विकास के रास्ते पर लौटेगा और अपनी अनोखी प्राकृतिक धरोहर को संजो कर रखेगा तथा ऐसा विकास होगा जो भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं को निमंत्रण नहीं देगा। दोस्तों, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कई बातें कही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि कंगना रनौत ने कर दिया कुछ ऐसा जिसको देख बौखलाए लोगों ने कर दिया ट्रोल। जानिए क्या है मामला। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में बनी रहती है, वो यूजर्स के जबरदस्त निशाने पर हैं। यूजर्स जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कंगना बिना मास्क के नजर आ रही हैं। ये वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने उन्हें मास्क न पहनने के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं। मास्क के बिना कंगना रनौत को देखकर एक यूजर ने कहा कि आपका मास्क कहां है मैडम, आप हमेशा दूसरों को ज्ञान देती रहती हैं। वहीं अन्य यूजर अपने अपने अंदाज में कंगना रनौत को ट्रोल करते हुए पूछ रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना।
एक यूजर्स ने लिखा, ये अकेली ऐसी ओवर स्मार्टनेस की दुकान है जिन्हें अब कभी मास्क पहने नहीं देखा। कुछ लोगों ने गुस्से में कहा कि मास्क न पहनने के लिए इनसे फाइन भरवाना चाहिए। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, गोविंदा, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल समेत कई एक्टर और एक्ट्रेस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, संजय लीला भंसाली, नीतू कपूर, वरुण धवन भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सेलिब्रिटीज की लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग होती है, इसलिए लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो नियमों का पालन करेंगे और एहतियात बरतेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। कंगना का इस वीडियो में मास्क ना पहनना लोगों को बहुत खल रहा है। यही कारण है कि लोग अपना गुस्सा कंगना रनौत पर उतार रहे हैं। तो कंगना रनौत के इस तरह बेबाक बिना मास्क के घूमने के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जिसमें बता दें कि दीदी और दीदी को लेकर टीएमसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, महिला का मजाक बनाना हमारी सभ्यता के खिलाफ। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर दीदी और दीदी कहकर तंज कसा था। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। ममता सरकार में पंचायती राज मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि मोदी जिस तरह महिलाओं को लेकर तंज कसते हैं वो हमारी सभ्यता के खिलाफ है। सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि बंगाल में कुछ लोग होते हैं जिन्हें रॉकेर छेले कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वे लड़के जो सड़क किनारे बैठकर आती जाती हर महिला को दीदी ए दीदी कहकर पुकारते हैं। प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लाखों लोगों के बीच दीदी पर निशाना साधते हैं। वो दीदी और दीदी कहकर ममता को पुकारते हैं। ये यहां तक सही है। क्या वो अपनी मां के लिए ऐसा बोलेंगे, अपनी बहन के लिए बोलेंगे, अपनी प्रत्येक पत्नी के लिए बोलेंगे? एक प्रधानमंत्री एक राज्य की सीएम के लिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल करे, ये शोभा नहीं देता। पंचायती राज मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने पीएम मोदी जिस तरह महिलाओं को लेकर तंज कसते हैं वो हमारी सभ्यता के खिलाफ है। हमारे यहाँ एक मर्यादा है, लेकिन पीएम मोदी वो तोड़कर महिला के खिलाफ फप्ती कस रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि दीदी आपके एक्शन दिखा रहे हैं कि आप नंदीग्राम से हार रही हैं, कि आपने हार मान ली है। दीदी ओ दीदी अफवाह चल रही है कि आप किसी और सीट से पर्चा भरने वाली हैं, क्या ये सच है? पीएम के इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर कहा था कि हाँ, ममता बनर्जी दूसरी सीट से भी पर्चा भरेंगी और वो सीट होगी वाराणसी। तो जाइए प्रधानमंत्री जी, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, बंगाल में इस बार कौन सी पार्टी सरकार बना रही है? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव को। बता दें कि सोने ने लगाई लंबी छलांग, एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। जाने आज की कीमत। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अप्रैल महीने के शुरुआत के साथ ही सोने के भाव में बड़ी तेजी आई और सोना लगातार बढ़ोतरी की ओर जा रहा है। 6 अप्रैल मंगलवार को सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हुई और सोने के दाम एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सोने का भाव आज तेजी के साथ बढ़ते हुए 45,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 6 अप्रैल मंगलवार को सोने की कीमत में तेजी आई। वेडिंग सीजन के शुरुआत से पहले सोने के दाम में चमक लौट आई है। आज सराफा बाजारों में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 162 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ बढ़ते हुए 45,421 रुपये प्रति 10 ग्राम ट्रेंड कर रहा है। वहीं सिल्वर के दाम में 638 रुपये की तेजी आई। दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि मौसम मारेगा पलटी, दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में आंधी पानी की आशंका, अलर्ट जारी। एक बार फिर से देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदलने के पूरे आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका है। इसके लिए उसने अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली में धूल भरी आंधी चल सकती है। आईएमडी ने कहा कि कल से लेकर अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे गर्मी से तप रही दिल्ली के ताप में कुछ कमी आएगी। हालांकि हीट वेव की संभावना दिल्ली में फिलहाल नहीं है। तो वहीं हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। विभाग ने पहले से हिमाचल में 8 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में मौसम काफी खराब हो सकता है। यहां ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि असम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए। हालांकि 8 अप्रैल के बाद से मौसम साफ होगा और ताप बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले देश के कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।